लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a bar magnet at its bar magnet due to sorry bar magnet at equatorial line at equatorial line। ये है आज का टॉपिक, इसका डेरिवेशन है, ये हम करेंगे। सबसे पहले ये देखो, लेट्स से दिस इज अ बार मैग्नेट विथ साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल। तो इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट, और इसके बिल्कुल सेंटर से इस तरीके से जो लाइन पास होगी उसको क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल लाइन। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको लेट्स से हमने किया है, क्या ले लिया? 2L। लेट्स से देयर इज एनी पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर, जहां पर हमको निकालनी है फील्ड ड्यू टू दिस बार मैग्नेट। तो एक तो ये नॉर्थ, अगर हम यहां पर एक टेस्ट पोल रखते हैं, नॉर्थ टेस्ट पोल, तो नॉर्थ इसको क्या करेगा? ये नॉर्थ पोल क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो रिपेल करने की वजह से इस पर एक फोर्स लगेगा ड्यू टू द नॉर्थ पोल। और अगर मैं इसी फोर्स को डिवाइड कर दूं QM नॉट से, तो हमको पता चल जाएगी फील्ड ड्यू टू द नॉर्थ पोल। आ रही बात समझ में? क्लियर हुआ ये? जैसे आपने ये फॉर्मूला पहले पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, E इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन Q नॉट। ऐसे यहां पर हम क्या लिख रहे हैं? B इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू द नॉर्थ पोल पर यूनिट चार्ज नहीं, पर यूनिट नॉर्थ पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ। क्लियर हुआ यहां तक? लेट से ये थीटा, ये जो एंगल है वो थीटा है। तो सिमिलरली इस वाले लाइन को अगर हम ज्वाइन करें, तो इस लाइन के अलोंग फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, या कहें कि फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, बोलो। तो फोर्स ड्यू टू द साउथ पोल ऑन द नॉर्थ टेस्ट पोल विल बी द फील्ड ड्यू टू द साउथ। आया समझ में? अच्छा, अब अगर यहां पर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करें इसके परपेंडिकुलर, तो दिस इज बी ड्यू टू नॉर्थ, दिस इज बी ड्यू टू साउथ। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, बोलो। होगा? दोनों एंगल थीटा होंगे। तो इस फील्ड का दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा अलोंग द एक्सिस ऑफ मैग्नेट, और एक परपेंडिकुलर होगा। इस वाले को हम बोलेंगे बी एन कॉस थीटा। ये वाला क्या हो जाएगा? बी एन साइन थीटा। बोलो, बी एन साइन थीटा। सिमिलरली यार, गुस्से का मेरा सेटल होने में पता नहीं क्या टाइम लगता है, और एक पे 4 यहाँ पे जगह खाली है, तो यहाँ बैठने में दिक्कत है। बड़े हो गए लेकिन इतने बड़े नहीं हो भाई, तुमसे 15 साल बड़ा हूं। 31 हो चुकी है मेरी एज। कितने के हो गए? 17। थोड़ा सिंसियर तो बनो यार, बड़े हो चुके हो, बहुत बड़े हो चुके हो, दाढ़ी मूछ वाले हो चुके हो। तुम आते हो, सबसे बड़ी चीज गेट शांति से खोलो, चुपचाप बैठ जाओ, पहले सेटल होने की सोचो, क्योंकि टीचर को डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। और ये अगर आदत आज नहीं डाली ना, कॉलेज में तो टीचर बोलता है कि निकल जाओ भाई, हमारी क्लास के लिए तुम लोग नहीं हो। बहुत पहले ही बैठ जाते हैं आके बच्चे। bn इस डायरेक्शन में है, तो इसका दो कंपोनेंट हो गए, एक तो bn साइन थीटा और ये वाला bn कॉस थीटा। सिमिलरली यहां पर देखो, ये bs इस डायरेक्शन में है, तो अगर ये एंगल थीटा है, अब जरा देखो, ये l हो जाएगा, ये भी l हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? r² प्लस l²।
और इस पॉइंट P का साउथ पोल से जो डिस्टेंस होगा वो भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दोनों डिस्टेंसेस कैसे हैं? इक्वल है। तो हम कह सकते हैं अगर ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा होगा, और अगर ये एंगल थीटा है तो देखो ये इस तरीके से अल्टरनेट एंगल ये भी थीटा होगा। तो इस डायरेक्शन में जो फील्ड है उसका इधर कंपोनेंट लोगे, ये बनेगा बी एस कॉस थीटा, और यहां रहेगा ये बी एस, ये सबस्क्रिप्ट में है बी एस साइन थीटा। ये बात सबको समझ में आ गई? चलिए, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहले मैं बी एन निकालूंगा विच इज इक्वल टू क्यू इंटू एम नॉट इंटू एफ फोर्स ऑन द नॉर्थ पोल। चलो यही होगा, सॉरी, डिवाइड बाई क्यू एम नॉट। फोर्स ऑन द नॉर्थ पोल, फोर्स ड्यू टू द नॉर्थ पोल कितना लगेगा इस वाले टेस्ट पोल पे? देखो जरा ध्यान से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम, इसका इसका जो पोल स्ट्रेंथ होगा वो प्लस क्यू एम है, इसका क्या रहेगा? माइनस क्यू एम। तो क्यू एम इंटू क्यू एम नॉट डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू एम नॉट। ये तो फोर्स है, डिवाइड बाई क्यू एम नॉट, ये कट जाएंगे तो बी एन जरा बताओ कितना आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं B ड्यू टू द साउथ निकालूंगा तो क्या करूंगा? फोर्स ड्यू टू द साउथ पोल क्यू एम नॉट। साउथ पोल से, जो साउथ पोल की वजह से यहां पर जो फोर्स लग रहा है इस टेस्ट पोल पर, टेस्ट नॉट पोल, तो उस पर बताओ कितना लगेगा फोर्स? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम नॉट डिवाइड बाई द डिस्टेंस इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू द पावर 2 डिवाइड बाई क्यू एम नॉट। ये दोनों कटेंगे तो मैग्नीट्यूड जरा देखो दोनों का सेम सेम आने वाला है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बोलो, जो ये है वैसा ही ये आया है, मींस जो दोनों का मैग्नीट्यूड है वो कैसा है? सेम सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं ये अगर सेम सेम हैं तो एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। बोलो, दे विल कैंसल आउट ईच अदर। तो हम कह सकते हैं इट इंप्लाइज द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ, जैसा वहां कर रहे थे डाइपोल का, हम लोग जब इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल में, वैसा ही यहां पर भी है। तो हम वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ बी एन एंड yes are equal, so they will cancel each other। अगर वो कैंसिल कर देंगे तो B on the equatorial line will be sum of, बोलो क्या लिखोगे? sum of BN cos थीटा प्लस BS cos थीटा। ये दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है तो हम लोग लिख सकते हैं 2BN cos थीटा। बोलो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो हम इसको भी BN ही लिख लेते हैं। अब जरा देखो 2 टाइम्स BN कितना आया था? ये आया है सर, रखो इसकी वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और cos थीटा सर कैसे निकालेंगे? ये है एंगल थीटा, cos थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना हो जाएगा सर? L, हाइपोटेन्यूज क्या है? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। लिखो इसको, यहां तक नोट करो, बी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, यहां तक फिनिश अप करो पहले।
हुआ यहां तक नोट? अगर यहां तक नोट हो चुका है तो हमने देखा एक्सप्रेशन क्या आ रहा है हमारा, दिस इज B on the equatorial line is equal to mu naught upon 4 pi QM, और ये 2 मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा तो क्या बनेगा, ये 2L डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये है अंडर रूट में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2, तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, बोलो ये चीज क्या लिखी हुई है, m डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, बोलो ये बन गया एक्सप्रेशन। और वेयर दिस m इज बेसिकली द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विच इज ईदर ऑफ द पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब देखो, अब इसमें कंडीशन भी है। क्या कंडीशन, अगर ये कंपेरेबल है डिस्टेंसेस, लाइक अगर ये लेट्स से 10 mm है और ये 5 mm है, तो अब तो आप वैसे यूज करोगे, ठीक है, लेकिन इफ दिस r इज वेरी ग्रेटर देन l, तो हम कह सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज रफली अराउंड आर स्क्वायर। तो यहां पर इस अप्रोक्सीमेशन को यूज करके हम कह सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m टाइम्स आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 कटेगा तो क्या बनेगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई m डिवाइड बाई आर क्यूब। बोलो समझ में आया ये? तो B इक्वेटोरियल क्या आया, बोलो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m डिवाइड बाई आर क्यूब, ये आ गया मैग्नीट्यूड वाइज। अगर हम वेक्टोरिकली देखें कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वेक्टर m डिवाइड बाई आर क्यूब विद नेगेटिव साइन। सर ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, देखो डायग्राम में मैंने क्या बनाया था, s इधर बनाया था, n इधर बनाया था, जरा पीछे देखो जाके, ठीक है, तो s और n इधर था, तो मैंने बोला था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होता है, और इक्वेटोरियल लाइन पर जरा ध्यान से देखो, इक्वेटोरियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी आई है, इस डायरेक्शन में आई है, डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, दोनों कैसे हैं, ऑपोजिट हैं, व्हिच मींस दैट व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग इन द वेक्टर फॉर्म यू हैव टू पुट माइनस साइन हियर। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन indicates that B of equatorial will be anti-parallel to dipole moment vector। आ गया होगा समझ में आपको, कोई डाउट है? ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो इट इज सेम, देखो थोड़ा सा एनालॉजी समझो, एनालॉजी क्या है, जैसा आप इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम पे पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में, तो E इज इक्वल टू क्या था, म्यू नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्सिस के टाइम पे क्या था, 2p अपॉन आर क्यूब, और इक्वेटोरियल में क्या था, -p अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, यही तो था। बोलो इधर पर क्या हो रहा है, b एक्सिस 2 टाइम्स m वेक्टर अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर क्यूब, एंड b इक्वेटोरियल क्या आया है, माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m वेक्टर डिवाइड बाई आर क्यूब। जैसा इधर आ रहा था वैसा ही इसमें केस आ रहा है, बस m p की जगह m आ गया है, e की जगह b आ गया।
डिपेंडेंसी 1 बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। आ रही बात समझ में? ठीक है। और एक और चीज यहां पर हमने ये भी देखा था कि जो बी एक्सिस होती है उसका मैग्नीट्यूड है ट्वाइस ऑफ बी इक्वेटोरियल। यहां पर भी वही चीज लागू हो रही है, बी एक्सिस इज ट्वाइस ऑफ बी इक्वेटोरियल। आ रही बात समझ में? देखो डबल है ये इससे। अब लिखो टॉर्क ऑन द मैग्नेटिक डाइपोल इन द मैग्नेटिक फील्ड। अगला टॉपिक नोट हो गया ये? torque on a magnetic dipole in a magnetic field. Topic is torque on a magnetic dipole in a magnetic field. Magnetic field. In a magnetic field. मिटा दे इसको। चलो देखो, अच्छा और एक चीज याद रखना, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? कैसी है? यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म फील्ड का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है बताओ? स्ट्रेट, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइंस। अब सपोज दैट कि इसमें एक क्या रखा है, बार मैग्नेट रखा है जिसका साउथ पोल ये है, नॉर्थ पोल ये है। तो नॉर्थ पोल का जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है वो किससे रिप्रेजेंट होगी? प्लस क्यू एम। इस पर क्या रहेगा? माइनस क्यू एम। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पर कितना फोर्स लगेगा, बोलो कितना लगेगा फोर्स, बताओ। फोर्स ऑन द नॉर्थ पोल विल बी इक्वल टू क्यू एम टाइम्स बी। बोलो। तो जिस डायरेक्शन में बी है उसी डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग इस तरीके से लिख रहे हैं, क्यू एम बी। ठीक है। अच्छा नॉर्थ पोल, साउथ, नॉर्थ पोल का हो गया, साउथ पोल का जरा दे देता हो। साउथ पोल का क्या होगा? फोर्स कितना लगेगा? माइनस क्यू एम टाइम्स बी। मतलब इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, बोलो। और वो भी कितना? माइनस क्यू एम टाइम्स बी। ठीक है। इन दोनों के बीच में, पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस मैंने बोला था वो क्या लेना है? 12। एंड लेट्स से दिस डाइपोल हैज अ डाइपोल मोमेंट व्हिच इज इन द डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ। देखो साउथ टू नॉर्थ ये डायरेक्शन होगा एम का। तो एम का डायरेक्शन इस तरीके से, बी का डायरेक्शन इस तरीके से। ऐसे देख लो, एम का डायरेक्शन इधर है, बी का डायरेक्शन ये है। लेट्स से ये एंगल कितना है? थीटा। बोलो बी के और एम के बीच में डायरेक्शन, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। तो हम क्या करेंगे, सिंस दीज टू फोर्स आर एक्टिंग, तो ये ऐसा हो गया कपल ऑफ फोर्स बन रहा है। बोलो कपल ऑफ फोर्स है। तो इन दोनों के बीच में हम क्या निकालेंगे? एक परपेंडिकुलर, बोलो डिस्टेंस। ये डिस्टेंस बताओ कितना होगा? अगर ये 12 है और ये एंगल थीटा है तो ये तो 12 साइन थीटा होगा ये डिस्टेंस। ये कितना हो जाएगा? 12 कॉस थीटा, ये है 12 साइन थीटा। ये कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच में? 12 साइन थीटा। आ रही बात समझ में? इस डाइपोल को ये वाला फोर्स इधर धक्का लगाएगा, नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में जाएगा टुवर्ड्स द, जैसे प्लस चार्ज टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, ऐसे नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, और ये अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। तो एक कपल ऑफ फोर्स की वजह से इस पे क्या लगेगा? टॉर्क। तो टॉर्क की वजह से ये क्या करेगा? रोटेट। तो अब जरा ध्यान से देखो, तो टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या है? ईदर ऑफ द फोर्स, दो फोर्स लग रहे हैं, ईदर ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द line of action of the two forces। चलो बताओ इन दोनों में, दोनों फोर्स में से किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड उठा लो।
कितना है मैग्नीट्यूड सर QM टाइम्स B। एंड व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन, बताओ। ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2L साइन थीटा। बोलो, तो हम कह सकते हैं QM इंटू 2L B साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बन रहा है टाउ। सर ये QM इंटू 2L क्या है बताओ, चार्ज डिस्टेंस है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस, कितना हो जाएगा ये, क्या बोलेंगे इसको M, क्या हो जाएगा ये B साइन थीटा। तो टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या आया MB साइन थीटा, आया समझ में। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। अगर वेक्टर होता, वेक्टर लगाना है तो टॉर्क इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं M क्रॉस B, बोलो हाँ या ना, आपको पता है ना A क्रॉस B क्या होता है, मैग्नीट्यूड देखो क्या था AB साइन थीटा, ऐसे ये MB साइन थीटा है तो M क्रॉस B हो जाएगा, और अगर वेक्टर बनेगा तो वही टॉर्क। आया समझ में, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है M क्रॉस B। अच्छा इलेक्ट्रिक डाइपोल था तो वहां क्या आ रहा था, जरा देखो P क्रॉस E, तो ऐसे यहाँ P की जगह क्या लिखना है M, यहाँ क्या लिखना है B, तो क्या निकाल लोगे टॉर्क। क्लियर हुआ ये, समझ में आ गया। क्या ये आप निकाल पाओगे टॉर्क का एक्सप्रेशन, अगर आ जाए टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होता है ईदर ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाई विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बस ये डायग्राम बनाना आना चाहिए आपको। B का डायरेक्शन ये, M का डायरेक्शन ये, थीटा इनके एंगल, इनके बीच का एंगल है। हुआ। अब इफ आई से यू, स्पेशल केसेस करते हैं इसके, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। नंबर 1, इफ लेट्स से थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब क्या है सर इसका कि M वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किस सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। डायग्रामेटिकली देखो जरा, B इस डायरेक्शन में है और जो हमने डायपोल रखा है मैग्नेटिक डायपोल, उसमें ये साउथ है और इस तरफ नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी जिस डायरेक्शन में B है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी है, मतलब थीटा क्या बन गया 0। तो अगर फील्ड इस डायरेक्शन में है और ऐसे ही मैंने क्या रखा हुआ है एक बार मैग्नेट रख दिया, तो क्या ये रोटेट करेगी, चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पर थीटा 0 बन रहा है, और अगर थीटा 0 बन रहा है इसका मतलब टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा MB साइन 0 डिग्री, मतलब टॉर्क रहेगा 0 विच इज द मिनिमम टॉर्क, क्या होगा मिनिमम टॉर्क। इन द सेम वे अगर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री बनेगा तो M इज बेसिकली द एंटी पैरेलल टू द B वेक्टर। बोलो इसका क्या मतलब हुआ सर कि फील्ड तो सर ऐसी थी, लेकिन इसमें जो डायपोल रखा था वो ऐसे रख दिया कि साउथ इधर है नॉर्थ इधर है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, B का डायरेक्शन इस तरीके से, एंगल कितना बन रहा है 180। 180 रखने पर भी जरा बताओ सेकेंड केस, टॉर्क क्या आएगा इस केस में M इंटू बी साइन 180, 180 रखने पर भी क्या आएगा टॉर्क 0। मतलब अलोंग द और अलोंग द फील्ड और एंटी पैरेलल टू द फील्ड अगर आप बार मैग्नेट रख रहे हो उस पर टॉर्क 0 है, मतलब नो रोटेशनल इफेक्ट। आ रही बात समझ में, क्या वो बार मैग्नेट रोटेट करेगा, नो। लेकिन
अगर हमने थीटा कितना लिया, थीटा कितना लिया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो दैट इज m इज वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, इंडिकेटिंग कि अगर ये इस तरीके से फील्ड है और यहां पर ऐसे कुछ रखा है हमने, क्या साउथ है और ये नॉर्थ है, चाहे ऊपर साउथ रखो नीचे नॉर्थ रखो, वो भी क्या रहेगा 90 डिग्री का केस होगा, वो भी बोलो होगा नहीं, 270 का हो जाएगा। 270 भी तो 90 वाला ही रहेगा, उसमें भी मैक्सिमम टॉर्क रहेगा। ठीक है, तो m का डायरेक्शन ये है, b का डायरेक्शन ये है, एंगल कितना है 90 डिग्री। सो फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, टॉर्क इज इक्वल टू mb sin 90, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है बोलो भाई, बोलो +1, तो ये आ जाएगा टॉर्क कितना mb, विच इज द मैक्सिमम टॉर्क, which is the maximum torque। हाँ निकाल सकते हैं, जैसा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में था जर्नल वाला केस, ऐसा यहाँ पे भी कर सकते हो इफ इट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर भी कर सकते हैं। सक्षम आया है, अच्छा आया है सक्षम। चलो जी, हो गया, ये स्पेशल केसेस हो गए। अब हम करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी। एक्सप्रेशन क्या पढ़ेंगे, टॉर्क का पढ़ लिया है ना, अच्छा वो वाला वो भी कर लो। सपोज दैट कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और तुमने ऐसे रख दिया है, ऊपर रख दिया है साउथ, नीचे रख दिया है नॉर्थ, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये रहेगा, बी का डायरेक्शन ये रहेगा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन एम एंड बी, 90 है। लेकिन अगर हम बी ऐसे, एम ऐसे ले रहे थे, फिर ऐसे ले लिया है, एम ऐसे ले लिया है और अब ऐसे ले रहे हो, तो अगर देखा जाए तो ये इधर से ऐसे देखा जाए तो कितना है 270 है, बोलो 270 है। 90 इसलिए नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, अब डायरेक्शन ऑफ टॉर्क को समझाने के लिए देखो m क्रॉस b कर रहे हो, है ना, क्या बन रहा है, इधर आ रहा है, और इसमें देखो m क्रॉस b करने पर किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है। m क्रॉस b इधर अंदर जा रहा है, इस वाले में m क्रॉस b बाहर आ रहा है, मतलब दोनों टॉर्क कैसे हो गए, ऑपोजिट हो गए। ठीक है, तो यहां पर लिखोगे टॉर्क इज इक्वल टू mb sin 270, और sin 270 कितना होगा बोलो -1, मतलब -mb। ये भी टॉर्क मैक्सिमम ही है, बट माइनस साइन बस ये इंडिकेट कर रहा है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये मत कह देना कि सर निगेटिव एमबी है, तो ये तो पॉजिटिव एमबी है, तो ये होना चाहिए मिनिमम। मिनिमम नहीं, मिनिमम तो कितना है 0। क्लियर हो गई बात, ये मिनिमम 0 है, बट ये माइनस साइन इंडिकेट क्या कर रहा है कि डायरेक्शन बस ऑपोजिट होगा, इसका जस्ट ऑपोजिट। अगर ये वाला पॉजिटिव है तो ये वाला नेगेटिव है। चलो, अगर ये तुमने कर लिया तो अगला टॉपिक डालो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थैंक यू। इफ इट इज वंडरफुल क्लास, तो सब्सक्राइब करके जाना, और अब देखते रहो, मेरा वॉच टाइम थोड़ा सा बढ़ जाए। ठीक है, मोनेटाइज कर लेने दो यार। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल, जो लोग फोन लेके आए वो चला के छोड़ दो। डाइपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से देखो, ये मिटा देते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी इन अ मैग्नेटिक डाइपोल, देखो जैसे वहां पर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या कर रहे थे, -p.E कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर क्या होगा
m डॉट बी। समझ में आ गया कि हमें यहां तक जाना है, कैसे पहुंचेंगे वही डेरिवेशन है पूरा। ठीक है, अब इसमें भी हम सेम उसी तरीके से जैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे थे डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में, ऐसे ही इस वाले केस में एक बढ़िया सी एक क्या बनाएंगे, पहले तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इसके अंदर रख दिया हमने ये एक डाइपोल। इस डाइपोल में ये हो गया लेट्स से साउथ, ये हो गया नॉर्थ। ठीक है, तो इस पर फोर्स लगेगा Q टाइम्स B, बोलो, इस डायरेक्शन में, और इस पर इस डायरेक्शन में लगेगा माइनस QM टाइम्स B। लेट्स से इसके M जो होगा वो इस डायरेक्शन में है, बोलो, B इस डायरेक्शन में, थीटा कितना है, ये B का डायरेक्शन। अब ध्यान से सुनना, इस पर जो मैग्नेटिक टॉर्क जो लग रहा है वो इस तरीके से लग रहा है, ऐसे तो रोटेट कर रहा है, और अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट इसको उल्टा घुमाए तो उसको वर्क करना पड़ेगा, बोलो, अगेंस्ट दिस टॉर्क, बोलो, जो मैग्नेटिक टॉर्क लगा, अगर मैं उल्टा घुमाऊंगा इसको तो मैं जो वर्क करूंगा वही इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। आ रही बात समझ में? तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, इसको इस पॉइंट के अबाउट मैं इसको रोटेट कर दिया हूं, बोलो, ऐसे। कितने एंगल से रोटेट किया सर? डी थीटा एंगल से आपने रोटेट किया। कितने एंगल से? डी थीटा। तो जो भी आपने वर्क किया वो इस डाइपोल में किस फॉर्म में स्टोर होगा? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। आ रही बात समझ में? इफ द एक्सटर्नल एजेंसी डू द वर्क, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो जो डी डब्ल्यू, जो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट is equal to the potential energy stored in the system यहां पर क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल। आ रही बात समझ में? तो कितना वर्क किया होगा उसने? dw, इफ यू आर रोटेटिंग इट विद द एंगल d थीटा, तो तुम वर्क डन कितना कर रहे हो? dw। और रोटेशनल के केस में वर्क डन कैसे लिखा जाता है? टॉर्क इनटू मोमेंट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मोमेंट ऑफ फोर्स एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। W इज इक्वल टू F इंटू एस होता है, लेकिन वहां पर हम लोग F ना लिख के यहाँ पे रोटेशन के केस में लिखते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आ रही बात समझ में? चलो जी, तो सिंस टॉर्क इज इक्वल टू क्या है सर? mb साइन थीटा। इसको उठाओ और यहां पटक दो, तो dw इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? mb साइन थीटा d थीटा। बोलो, अब मैं इसको रोटेट करूं तो टोटल वर्क डन अगर निकालना चाहता हूं तो क्या करूंगा? इंटीग्रेट करूंगा। अगर मैंने d थीटा और रोटेट किया, अगर मैं बहुत और ज्यादा रोटेट करता तो टोटल वर्क डन अगर मैं निकालना चाहता हूं तो इस तरीके के जो छोटे छोटे वर्क डन कर रहा हूं उसको इंटीग्रेट करूंगा। इंटीग्रेट करने का मतलब है कि ये mb साइन थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन चलेगा फ्रॉम थीटा 1 टू एनी थीटा 2। किसी एक एंगल ले लेंगे थीटा 1 से थीटा 2 तक। क्लियर है ये बात? हाँ या ना? अब क्या यहां पर मैग्नेट, ये बार मैग्नेट तो चेंज कर नहीं रहे हो आप, तो m की वैल्यू कैसी रहेगी? कांस्टेंट। बोलो, इनके बीच का गैप नहीं चेंज हो रहा है, ना पोल स्ट्रेंथ चेंज हो रही है, मैग्नेट तो वही है। तो m और b तो देखो यूनिफॉर्म है, ये b कैसी है? ये यूनिफॉर्म। तो जो चीजें कांस्टेंट्स हैं वो इंटीग्रेशन से बाहर आएंगी। बोलो, तो अगर बाहर ले लिए तो टोटल वर्क डन जो होगा वो क्या आ जाएगा? m इंटू बी इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। लिमिट्स लगा दी। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ? माइनस कॉस थीटा। वेरी गुड। तो माइनस कॉस थीटा इंटीग्रेशन कर लिया और लिमिट्स लगाएंगे थीटा 1 टू थीटा 2। तो पहले क्या लिखा जाएगा? माइनस ऑफ कॉस थीटा 2 अपर लिमिट इन द फंक्शन, फिर माइनस साइन अगेन माइनस कॉस थीटा 1, क्योंकि माइनस ये तो आता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट?
लेकिन यहां पर ये फंक्शन के अंदर लिखा जाएगा फिर थीटा वन। क्लियर हुई बात ये? तो हमने देखा इस एक्सप्रेशन से कि जो वर्क डन टोटल आएगा वो आएगा, अरे यार यहां एमबी लिखो, ठीक है, यहां एमबी लिखो, ठीक है, एमबी कॉमन ले लिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, ये रखा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एमबी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन। नाउ दिस टोटल वर्क डन इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी stored in the magnetic dipole। तो U is equal to mb cos थीटा वन माइनस cos थीटा टू, ये हो गया एक्सप्रेशन किसी भी एंगल थीटा वन से थीटा टू रोटेट करने पर। हाँ खेलेंगे खेलेंगे भाई, अभी तो पढ़ा लेने दो। सर आप कौन सा गेम खेलते हो? खेल लेंगे गेम। सबसे पहली बात तो अपने आप को कमजोर मत फील करो कि मैं साइंस में कमजोर हूं, इसमें कमजोर हूं। आप मुझे ये बता दीजिए सर मैं 10th क्लास के बाद मुझे क्या लेना सही रहेगा, मतलब साइंस में मैं कमजोर हूं। टेंथ के बाद आप ले लीजिए सर मैंने 10th में बायो ले ली, 12th में बायो ले ली है, अच्छी बात है। देखो घर के प्रेशर की वजह से, अच्छा यही सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा किसको किसको लगता है कि मैंने घर के प्रेशर में बायो ली है? मैंने एक आज ही रील देखी, उसमें लिखा था प्रेशर इज अ प्रिविलेज। नहीं, इट इज अ प्रिविलेज। हर एक को प्रेशर भी नहीं मिलता भाई। किनकी, जिनको प्रेशर नहीं होता। ओवर प्रेशर जैसी क्या चीज होती है? चलो हाँ, इस बात पे डिबेट हो सकती है। अब क्या करूं, देखो बहुत सारे ऑप्शन हैं, बायो में भी आप बहुत सारे ऑप्शन है, मेडिकल लाइन में। चलो इसके लिए हम अलग क्लास लेंगे फिर कभी, करियर ओरिएंटेशन के लिए। सुनो, सो वी गॉट दिस मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी एज cos थीटा वन माइनस cos थीटा टू, यही है। तो अगर मैंने इस एक्सप्रेशन में लेट से थीटा वन जो लिया हमने पहले 90 डिग्री से ही ले लिया, मतलब हमारा जो डाइपोल रखा था ऐसे रखा था, ठीक है, और फिर इस पोजीशन से आप रोटेट कराना स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि यहां पर तो टॉर्क जीरो रहता है, ऐसे में मैक्सिमम है, और फिर हमने रोटेट कराया है, और लेट से हमने थीटा टू जो लिया है वो एनी थीटा, इन जनरल कोई भी थीटा तक लेके जा रहे हो, ठीक है। तो u इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखो एम बी कॉस 90 माइनस कॉस थीटा, ये हमने कंडीशंस ली हैं, ये बात याद रखना, फॉर्मूला यही लगा के काम चल जाएगा। लेकिन मान लो कि ये इनिशियल कंडीशंस ऐसी हैं, इनिशियली कंडीशन ये थी कि हमने थीटा वन 90 डिग्री पर है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है और डाइपोल ऐसे रखा गया है, ठीक है। तो ये थीटा वन है और हमने यहां से ऐसे रोटेट किया किसी भी एंगल थीटा तक, ये एंगल थीटा बना दिया। तो इस एक्सप्रेशन में जरा ध्यान से देखो, cos 90 क्या होगा, 0 माइनस cos थीटा, बोलो
तो u इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं m डॉट बी, बिकॉज दीज टू आर वेक्टर क्वांटिटी, और एम बी कॉस थीटा को हम m डॉट बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया एक्सप्रेशन, और मैं यही शुरुआत में ही बोल चुका था कि हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ये एक्सप्रेशन कैसे लाना है, इसको दिमाग में रखना, आया इसी से है। तो अगर जरूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री से ही बोलेगा, इनिशियली हमने मान के चले हैं कि ऐसा 90, तो ये ऐसी कंडीशन आ गई है कि m डॉट बी आ गया। एक तो ये कह रहे हैं बच्चे कि हम बीटेक, घर वाले बोल रहे हैं बीटेक कर लो, लेकिन बीटेक के बाद क्या करूंगा। पहली बात तो ये है कि हमें फ्यूचर में जीना बंद करना पड़ेगा, फ्यूचर में जीना बंद कर दो, और पास्ट की जंजीरों को पहले तोड़ो। समझ में आ रही बात ये? और फ्यूचर के बारे में पहले से सोचना बंद कर दो। हाँ, ये होता है कि इस टाइम पे जो आपकी ड्यूटी है, प्रेजेंट में जो आपको करना चाहिए वो अच्छा करो, पहले वो अच्छा करोगे, फिर आप दूसरी जगह ट्राई मारोगे, वहां पर भी अच्छा हो जाएगा। और आपने पहले ये तो सोच ही लिया होगा ना कि 10th के बाद मैं कॉमर्स में जाना चाहता हूँ, बायो लेनी है या फिर बीटेक करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, क्या करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बी इन द प्रेजेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द गुड स्कोर इन 12th, और साथ में आपको ये भी दिमाग रखना है कि सीयूईटी आ रहा है, जेई मेंस देना है, नीट का देना है। ये भी नहीं देना तो नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लो। एक लड़की है अभी यहाँ से टॉपर है जो सेंट जोसेफ की, वो लेडी श्री राम में चली गई, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, साइंस की स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स, क्योंकि यहाँ पे 12th में इको थी उसके पास, अविका, और लेडी श्री राम इज द टॉप कॉलेज, इकोनॉमिक्स में अच्छा खासा पैकेज लगता है वहां से। हाँ, एसआरसीसी तो कॉमर्स के लिए है, लेकिन लेडी श्री राम वुमेन के लिए जो है उसमें भी काफी अच्छा प्लेसमेंट होता है। इको ऑनर्स लिया है उसने वहां पर, अच्छा है। साइंस की स्टूडेंट यहाँ पे पीसीएम पढ़ती थी और वो इकोनॉमिक्स से करने चली गई। उसका बोल रहे कि नहीं, लोग बीटेक करने के बाद एमबीए जाते हैं, आई विल डू 3 ईयर प्रोग्राम इकोनॉमिक्स ऑनर्स एंड आई विल क्रैक आईएएम, और जैसे ही आईएएम क्रैक करेगी एमबीए करने चली जाएगी। सही है, 4 साल की बीटेक न करके 3 साल का वो करेगी प्रोग्राम, और उसके बाद किसी भी आईएएम में जाके एमबीए करो, आराम से अच्छा खासा पैकेज उठाओ। किसने रोक रखा है तुमको? साइंस की स्टूडेंट, और किस में चली गई, स्विच कर दिया कंप्लीटली कॉमर्स लाइन। ठीक है, तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारा इंटरेस्ट किधर है। बाकी जिंदगी में बाद में मलाल ना रहे कि यार मैं ऐसा कर लेता, मैं वैसा कर लेता। अगर किसी को आर्ट्स में है, फाइन आर्ट्स में है, तो दिल्ली स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स में चले जाओ, अच्छे अच्छे कलाकार हैं वहां पे, फाइन आर्ट्स में भी जा सकते हो। चलो, इतना समझ में आया। So u is equal to minus m dot b. Now, अब हम लेंगे इसके स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस नंबर 1, u अगर हमने थीटा लिया 0 डिग्री और 180 डिग्री, पहले तो 0 डिग्री लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां थीटा है क्या, बेसिकली एंगल बिटवीन m वेक्टर एंड b वेक्टर, m वेक्टर एंड b वेक्टर। चलो, तो 0 डिग्री का मतलब है कि अगर फील्ड इस डायरेक्शन में है, लिसन, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, m का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, b का डायरेक्शन ये, थीटा रहेगा 0, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस एम बी कॉस 0। क्या रहेगा आंसर, माइनस एम बी, और ये एनर्जी मिनिमम है। आ रही बात समझ में? पोटेंशियल एनर्जी कैसी रहेगी, मिनिमम। और अगर पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की मिनिमम है तो ये इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल। याद रखना, अगर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो सिस्टम कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा केस मान लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है। 180 डिग्री का मतलब क्या है कि फील्ड सर इस डायरेक्शन में है, मतलब m इज एंटी पैरेलल टू b,
विच मीन्स कि हमने इसमें एक मैग्नेट रखी, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, और नॉर्थ टू साउथ टू नॉर्थ है, बी इस डायरेक्शन में है। तो इस केस में थीटा 180 बनेगा। यू कैसे निकाला जाएगा बताओ? यू कैसे निकालोगे? माइनस एम इंटू बी कॉस 180। सर कॉस 180 की वैल्यू कितनी है? -1। तो आंसर बनेगा पॉजिटिव एम बी। एंड रिमेंबर दिस थिंग दैट दिस इज यू मैक्स। कितना आया? पॉजिटिव। पॉजिटिव में आ गया, देखो पॉजिटिव एम बी आए, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। और याद रखना, जब भी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कैसी हो, मैक्सिमम, समझ जाना कि इक्विलिब्रियम कैसा होगा? अनस्टेबल। ठीक है, और एक और ले लेते हैं, तीसरा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और 270 डिग्री। तो ये आ जाएगा माइनस एम बी कॉस 90। क्या मिलेगा? 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? 0। जीरो है पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, न्यूट्रल। अब इस चीज को, स्टेबल अनस्टेबल का मतलब समझ रहे हो? स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि अगर आप उसको मीन पोजीशन से किसी भी साइड पे डिस्प्लेस कीजिए, इट विल रिटर्न टू इट्स मीन पोजीशन। जैसे कि अगर एक बॉल के अंदर एक बॉल डाली हुई है मैंने ऐसे, अब ये इस टाइम पर इसकी जो एनर्जी है वो कैसी है? मिनिमम है। अगर मैं इस पे धक्का लगा दूं, इसको मीन पोजीशन से हटा दूं, तो कुछ देर बाद ये वापस से कहां पे आ जाएगी? अपनी कहां पे आ जाएगी? इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन पे आ जाएगी, मीन पोजीशन पे आ जाएगी। लेकिन मान लो कि हमने ऐसा किया कि एक बॉल है और उस पर हमने एक बॉल ऐसे टिका के रख दी। अभी इक्विलिब्रियम है, ये कैसा है? इक्विलिब्रियम है। लेकिन ये इक्विलिब्रियम कैसा है? अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि अगर आपने इसको अपनी मीन पोजीशन से हटाया तो क्या होगा? वापस लौट के नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल। जैसे कि अगर यहां पर देखो, ये अगर आपने हल्का सा भी इसको ऐसे रोटेट किया, इस नॉर्थ पर लगेगा फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स, साउथ पे लगेगा ऑपोजिट टू द, ये तुरंत घूम जाएगा। क्लियर हो गई बात? ये क्या ये लौट के इसी पोजीशन में आ सकता है? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम जो अभी है वो कैसा है? अनस्टेबल। और इस टाइम पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। और अगर याद रखना हो कि स्टेबल अनस्टेबल से कैसे याद रखें कि मिनिमम पे या मैक्सिमम पे, जो ज्यादा एनर्जेटिक होता है फिर वो एक जगह बैठ के टिकता नहीं है, फुदकता रहता है, अनस्टेबल रहता है। याद रखना, ज्यादा एनर्जी है अनस्टेबल रहेगा, ज्यादा एनर्जी है अनस्टेबल रहेगा। मैं फाड़ दूंगा, मैं चीर दूंगा, ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, है ना? ठीक है, याद रहेगा इस तरीके से। हो गया भाई? अब लिखो करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। अभी है हमारे पास टाइम, आधा घंटा और है अभी। और क्या, 6:30 बजे तक क्लास होती है, 5 से 6:30। लिखो करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। देखो जी, सपोज दैट देयर इज अ करंट कैरिंग लूप, लाइक दिस। ठीक है, ये करंट कैरिंग लूप है, I इज द करंट फ्लोइंग दिस, एंड इस लूप का एरिया क्या है? एरिया ऑफ लूप। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अगर मैं ऊपर से देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं? ऊपर से, तो करंट का डायरेक्शन कैसा है? क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? बताओ। ऊपर से देख रहा हूं तो कैसा है? क्लॉकवाइज। और मैंने बोला था क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब ऐसा कुछ। क्लॉक में क्या, क्लॉकवाइज में क्या बनता है? साउथ। तो ऊपर से देखने पर मुझे पता चल गया कि मेरी तरफ क्या है, जिस तरफ से मैं देख रहा हूं टुवर्ड्स द रीडर, क्या रहेगा? साउथ। इस तरफ क्या होगा?
नॉर्थ। और तुम्हें पता है मैग्नेटिक डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ। तो आपको समझ में आ गया कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप भी डाइपोल की, इसके भी दो पोल हो जाएंगे, ऊपर साउथ हो जाएगा, नीचे नॉर्थ हो जाएगा, तो इट विल एक्ट एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। हमें पता कैसे चलेगा किधर साउथ है किधर नॉर्थ है, हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट। अब ध्यान से देखना, सेम ही चीज है, डायरेक्शन कैसा कर दिया मैंने, ऑपोजिट, ऑपोजिट कर दिया। ऊपर से देखने पर कैसा लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, प्रोनाउंसिएशन में एंटी आ रहा है, एंटी आ रहा है, मतलब यहां नॉर्थ, नीचे साउथ। तो मैग्नेटिक डाइपोल का क्या डायरेक्शन हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट साउथ टू नॉर्थ। आ रही बात समझ में? अगर मान लो ऐसा होता, बोलो अब बताओ, इस तरफ से देख रहे हो तुम, तो तुम्हें कैसा नजर आ रहा है, क्लॉकवाइज, मतलब मेरी इस तरफ क्या रहेगा, साउथ, इस तरफ क्या रहेगा, नॉर्थ। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ। आ रही बात समझ में? अगर ये ऐसा होता कि ये डायरेक्शन ऐसे होता, तो अब कैसा है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब मेरी तरफ नॉर्थ और इस तरफ क्या होता, साउथ, और डायरेक्शन क्या हो जाता मैग्नेटिक डाइपोल का मोमेंट का, साउथ टू नॉर्थ। क्लियर हुआ ये? तो पहले आइडेंटिफाई कर लोगे साउथ और नॉर्थ, डायरेक्शन पता कर लोगे, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, बोलो, I into A, amount of current flowing in the loop and the area of that loop. If there are n number of turns, तो अब इसका क्या लिख देंगे, डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, NIA। आ रही बात समझ में? ये सबको समझ में आया? अच्छा, एक और चीज, अगर आपको डायरेक्शन निकालना है m का, किसका डायरेक्शन निकालना है, m का, तो हम लोग एक रूल याद रखेंगे, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, अगर कर्लिंग फिंगर्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। जरा ध्यान से देखो, इसमें ऐसे फ्लो कर रहा था, थंब किधर है, नीचे आया, ठीक है। इसमें देखो ऐसे कर्लिंग फिंगर से थंब किधर जा रहा है, ऊपर, डाइपोल मोमेंट ऊपर। इसमें देखो ऐसे जा रहा था, एंटी क्लॉकवाइज, एन इधर डायरेक्शन में, इसमें ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में। ये बात समझ में आ गई है? और अगर नहीं समझ में आ रही तो क्लॉक रूल याद रखना कि आप साउथ नॉर्थ निकाल लेते हो, तो एम का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होता है, किधर से किधर होता है, साउथ से नॉर्थ। ये बात सबको समझ में आ गई? अब इसी का यूज करते हुए रॉन्ग, नॉट डाइपोल मोमेंट सर, क्या बोल रहा है यार, बोलो जी, ये समझ में आया? क्या बारिश हो रही है? तो हमारे पास टाइम ही टाइम है, 25 मिनट है, तब तक बंद भी हो जाएगी। ये समझ में आया? तो करंट कैरिंग लूप विल एक्ट एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, और उसके डाइपोल मतलब दोनों पोल समझ में आ जाएंगे। डायरेक्शन बता दोगे, बता दोगे ना, कैसे निकालोगे, राइट हैंड थंब, कर्लिंग फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फिर थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। वो भी कौन सा डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। आ रही बात समझ में? अब इसी का हम लोग यूज करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अच्छा, इसका एक और चीज बतानी है आपको, इसकी ऐसा यूनिट बताओ जरा क्या है, इसकी ऐसा यूनिट क्या बनेगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? एम की यूनिट पता चल गई, आई फॉर करंट तो एम्पियर, एरिया तो मीटर स्क्वायर। गुड। अब
और उस इसी चीज को मैं ऐसे भी लिखता था, बोलो, और इसी चीज को मैंने ऐसे भी लिखा है, ठीक है, ये भी डाइपोल मोमेंट है, ये भी डाइपोल मोमेंट है, लेकिन ये मैंने लिखा है किसके लिए, बार मैग्नेट में जिसमें पोल स्ट्रेंथ दे रखी है। तो ये क्यूएम क्या है, पोल स्ट्रेंथ है, क्या है, पोल स्ट्रेंथ। और अगर ये पोल स्ट्रेंथ है तो इसकी ऐसा यूनिट मैंने बता दिया था कैसे निकालनी, इसकी या यूनिट लेना एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो क्यूएम की निकालने के लिए ये तो मीटर में हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्यूएम की ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर इंटू मीटर। कभी पोल स्ट्रेंथ पूछता है, पोल स्ट्रेंथ पूछता है तो क्या बोलोगे, एम्पियर मीटर आंसर। क्लियर है ये बात? चलो अब लिखो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। टॉपिक डालो, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, ये लास्ट टॉपिक है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। सपोज करो सबसे छोटा एलिमेंट, सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, सबसे फर्स्ट वन कौन सा है आर्यन, सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट होगा, हाँ सही कह रहे हो, लिख दिया था यार मैंने फिर। सुनो, इफ देयर इज अ हाइड्रोजन एटम तो उसके अंदर एक प्रोटॉन है, वो भी किसमें है, न्यूक्लियस में है, एंड द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड इट। बोलो, लेट्स से दिस इज द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस न्यूक्लियस। बोलो, सपोज दैट द रेडियस इज r and the velocity is like this। बोलो, तो एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, इधर देखो, बातें नहीं, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये समझ में आया नहीं, आ गया ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है बट करंट का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। और अगर करंट ये डायरेक्शन में है तो डाइपोल मोमेंट बताओ इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, डाइपोल मोमेंट, करंट ऐसे है ना, तो डाइपोल मोमेंट किधर होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। तो ये रहेगा हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेट्स से वी आर राइटिंग इट एज म्यू टाइम म्यू एल, लिख लो म्यू एल, राइट डाउन, म्यू एल इज हियर। म्यू एल क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, बोलो ये समझ में आया? अच्छा, अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है इस न्यूक्लियस के, तो इसका एंगुलर मोमेंटम बताओ जरा, किस डायरेक्शन में होगा एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम जानते हो ना क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, हाँ बोलो, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, r क्रॉस p, angular momentum is radius times the linear momentum, r क्रॉस p। नहीं आ रहा समझ में, बोलो, तो r वेक्टर ये है, v वेक्टर ये है, तो अगर ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम इसी एक्सिस पर ऊपर की डायरेक्शन में होगा। समझ में आ रही बात? ये ध्यान से सुनो, अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम ऐसे हो गया, और उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए करंट का डायरेक्शन देखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे रिवॉल्व कर रहा है लेकिन करंट क्या हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नीचे रहेगा लेकिन एंगुलर मोमेंटम ऊपर रहेगा। इसका मतलब कि जो L है,
एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एल वेक्टर कैसा रहेगा, एंटी पैरेलल टू म्यू एल। पहली बात तो ये समझ लो डायग्राम से कि दोनों वेक्टर्स कैसे रहेंगे, ऑपोजिट। चलिए अब मुझे इसका एक्सप्रेशन निकाल के दिखाओ सब लोग, म्यू एल कैसे निकलेगा। सर म्यू एल निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया। बोलो करंट कितना होगा, करंट कितना होगा बताओ। करंट का मतलब हो गया चार्ज डिवाइड बाय टाइम। तो चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, डिवाइड बाय टाइम कितना लगेगा, बोलो 2 पाई आर डिवाइड बाई वी। हम कह सकते हैं ईवी बाई 2 पाई आर। इस करंट को उठाओ यहां रख दो, तो हो गया ईवी बाई 2 पाई आर इंटू एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कटा, कटा, आर से आर कटा, तो हम कह सकते हैं यह आएगा ईवी आर डिवाइड बाई 2। तो म्यू एल की वैल्यू निकाल ली, कितनी आई, ईवी आर बाई 2। ठीक है, अब बताओ एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम बोलो, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एल, वो होगा एम वी आर। बोलो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरे ये हो गया लीनियर मोमेंटम। और देखो जरा आर वेक्टर और वी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो आर क्रॉस पी करोगे तो आर वी साइन 90, साइन 91। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, पता नहीं बैठे हो शायद, ऐसा तो नहीं है। ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा एम इंटू वी, ये 1, तो ये आ जाएगा एम वी आर। समझ में आ रही है बात, ये चीज 11th का है, छोटा सा कॉन्सेप्ट बस, एंगुलर मोमेंटम। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या किया जाए, म्यू एल का एल के साथ रेशियो लेना है। क्या लेना है, रेशियो। इसको डाल दो इक्वेशन 2, इसको डाल दो इक्वेशन 1, तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली 1 डिवाइड बाई 2, तो बनेगा क्या, ई वी आर डिवाइड बाई 2 एम वी आर। आर से आर कटा, वी से वी कटा, तो आंसर आया ई डिवाइड बाई 2n। अच्छा इसको सब्सक्रिप्ट में ई लगा लेना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये रेशियो आया म्यू एल डिवाइड बाई एल, क्या आएगा, ई बाई 2me। ये जो चीज लिखी है इसको बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो। क्या बोलते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो ये जो रेशियो आया है E बाई 2me, इसको बोलते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशियो। और इसकी वैल्यू लिख लो 8.8 इंटू 10 टू द पावर 10। बताओ क्या होगी, 8.8 इंटू 10 टू द पावर 10 कूलाम डिवाइड बाई केजी, कूलाम डिवाइड बाई केजी। सो हमें रेशियो पता चल चुका है। तो रेशियो पता करके हमने क्या कर लिया, म्यू एल का एक्सप्रेशन बना लेंगे एल, बोलो म्यू एल इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंड इफ यू राइट इट एज वेक्टर तो ये बनेगा ये हो गया मैग्नीट्यूड फॉर्म में, और ये हो गया वेक्टर फॉर्म में एंगुलर मोमेंटम। नेगेटिव क्यों, अभी मैंने समझाया
एल का वेक्टर ऊपर, म्यू एल का वेक्टर नीचे। एंड नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, लिखना पड़ता है तुम लोगों के लिए। इट इंडिकेट्स दैट म्यू एल इज एंटी पैरेलल टू एल। आया समझ में? हो गई बंद। बस एक थोड़ा सा है बोर मैग्नेट्रॉन, इसी का ये पार्ट, इसी का ही है। हाँ जल्दी हो जाएगा। अब आपने बोर क्वांटम कंडीशन पढ़ी है, बताओ, केमिस्ट्री में पढ़ी होगी बोर क्वांटम कंडीशन। बोर क्वांटम कंडीशन क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन जिस शेल में रिवॉल्व करता है उसमें उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। कौन सी शेल है, h अपॉन 2 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो इफ आई पुट दिस L, बोर क्वांटम कंडीशन लगा दूं मैं और यहां रख दूं, तो बताओ म्यू एल क्या बनेगा। म्यू एल क्या बनेगा, इट इंप्लाइज म्यू एल क्या हो जाएगा, देखो E बाई 2m इंटू एन एच अपॉन 2 पाई। बोलो तो आंसर क्या आएगा, ये n टाइम्स ई एच डिवाइड बाई 4 पाई एम ई। तो किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट ये होगा। आ रही बात समझ में? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, so this is what, orbital magnetic moment of an electron in nth shell। nth shell बोलो या nth orbit बोलो। अब इसके बाद ध्यान से सुन लो, एक चीज डिफाइन की जाती है जिसको हम बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेटॉन। तो हाइड्रोजन में n इज इक्वल टू क्या लिया जाएगा, 1, एक शेल है तो फॉर हाइड्रोजन एटम उसमें पहली शेल के लिए n की वैल्यू क्या ली जाएगी, 1। बोलो तो n की वैल्यू 1 रख दो, तो इसकी डेफिनेशन लिख लो पहले। इट इज डिफाइंड एज the magnetic moment of an electron in the Bohr magneton is the magnetic moment of an electron due to its orbital motion in first orbit of hydrogen atom। देखो मैग्नेटिक मोमेंट दो तरीके से भी हो सकता है, एक तो स्पिन भी होता है, पढ़ा होगा आप लोगों के केमिस्ट्री में, स्पिन एंड एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, और एक स्पिन की वजह से भी होगा, अप स्पिन डाउन स्पिन। समझ में आ रही बात ये, अप स्पिन एंड डाउन स्पिन। सो बोर मैग्नेटॉन इज रिटन एज, यहां n की वैल्यू 1 रख देना है। क्या रखना है, हाइड्रोजन एटम में n की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखने पर जो मिलेगा आपको म्यू एल, वो कितना होगा, ई एच डिवाइड बाई 4 पाई एम ई। बोर मैग्नेटॉन। खत्म। अब घर से एक काम कर लेना, E की वैल्यू आपको पता है, H की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 पाई 4 इंटू 3.14, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके लाओगे। ये घर से काम करना, कैलकुलेट करो इसकी वैल्यू कितनी आएगी और लिख के लाना यहाँ पे कितनी होती है। और आंसर किस में आएगा बताओ, आंसर किस में आएगा,
इट इज द मैग्नेटिक मोमेंट। आंसर किसमें आएगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर में। इफ यू राइट एवरी वैल्यू ऑफ दिस थिंग इन अ SI यूनिट। चलो अगली क्लास में हम लोग कवर करेंगे कल की छुट्टी चाहिए? नहीं भाई, छुट्टी नहीं करना।